प्यारे बच्चों, ब्लडी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा का कक्षा 10 का गणित के पेपर का संपूर्ण हल, जो कि 3 पार्ट्स में बनाया गया है और तीनों पार्ट्स एक साथ अपलोड किए जा रहे हैं। प्री बोर्ड के टाइम टेबल के हिसाब से जो 24 जनवरी 2022 को जो गणित का पेपर हुआ है कक्षा 10 के लिए प्री बोर्ड का, उसका प्रत्येक क्वेश्चन का हल इस वीडियो में दिया गया है। यानी चाहे वो पेपर का क्वेश्चन हो और उसके अथवा का क्वेश्चन भी हो, उसका पूरा सॉल्यूशन उसमें इन पार्ट्स की वीडियो में दिया गया है। तो आप तीनों पार्ट्स को एक साथ देख सकते हैं अलग अलग। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे YouTube चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में इन सभी पार्ट्सों को वहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। ये है पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 यानी 17 तक के क्वेश्चंस को शामिल किया है। इससे पहले के क्वेश्चंस को हमने यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 में शामिल किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बिंदुओं, इस बिंदु को और इस बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाएं अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना कि बाएं अक्ष बिंदु ए, इसको ए मान लिया है, इसको बी मान लिया है, को मिलाने वाले रेखा को λ+1 में बिंदु P पर विभाजित करता है और विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ये फॉर्मूला होता है। देखिए, ये फॉर्मूला जब दो बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में विभाजित करें। यहाँ सुविधा की दृष्टि से हमने इसको λ अनुपात 1 मान लिया है, जबकि असली में यहाँ पे m1 अनुपात m2 माना जाता है। तो अगर m1 अनुपात m2 मानते हैं तो ये फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1। तो देखिए, x1y1 ये होगा, x2y2 ये कहलाएगा। देखिए, अब m1 m2 की जगह पे देखिए, यहाँ पे m1 कितना है, यहाँ पे लैम्डा, तो m1 की जगह पे लैम्डा लिख दिया है। m2 कितना है, 1, तो 1 लिख दिया है यहाँ पे। तो ये x1y1 और इसको बोलते हैं x2y2। और इसमें देखिए x2 और x1 की वैल्यू रख दी है यहाँ से देख के, ये देखिए, और x2y2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये आ जाएगा 5 का 1 ये आ गया, नीचे λ+1 ही रहेगा। तो ये P पॉइंट आ गया है। अब देखिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी उसको कौन काट रहा है? y अक्ष। तो y अक्ष जब काटता है, यानी कि इन दोनों से मिलने वाली रेखा, इन दोनों को मिला के बनने वाली रेखा और y अक्ष एक बिंदु पर कटेंगे, वह बिंदु y अक्ष पे भी होगा। हम जानते हैं y अक्ष पे कोई भी पॉइंट होता है, यानी जो P पॉइंट इन दोनों की लाइन पे भी स्थित होगा और y अक्ष पे भी स्थित होगा। हम जानते हैं कि y अक्ष पे कोई पॉइंट होता है, उसका x वाला निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। तो बिंदु P रेखा AB तथा y अक्ष पर स्थित होगा, और हम जानते हैं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो इसमें x निर्देशांक ये है, ये देखिए, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। फिर देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, λ+1 का गुणा 0 में होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए, यहाँ माइनस के लैम्डा बचे, ये प्लस के 5 में, उधर जाके माइनस के 5 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, लैम्डा बराबर कितना जाएगा? 5। तो लैम्डा बराबर कितना जाएगा? इसके बटे में 1 मान लो, यानी कि λ अनुपात 1 का मतलब है, यानी कि y अक्ष इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 5:1 में विभाजित करता है। यही इसका आंसर है। अतः y अक्ष रेखा AB को 5:1 में विभाजित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अथवा वाला। यदि बिंदु ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में हो तो P का मान पता करना है। आइए, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ये इसके पॉइंट डाल दिए हैं। ये देखिए, एक विकर्ण ले लिया है, ये दूसरा विकर्ण है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं, जिसका नाम O रख दिया है। तो ये मध्य बिंदु होता है। एक प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान 2 भागों में बांटते हैं। ये देखिए, ये बिंदु ये दोनों के समान टुकड़े कर देता है, यानी ये दोनों भाग बराबर, और ये बिंदु इन दोनों के भी समान टुकड़े कर देता है। ये देखिए, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः बिंदु O विकर्ण AC और विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा। यानी देखिए, AC का भी मध्य बिंदु है, यानी बीच में है, और BD का भी मध्य बिंदु है। तो दोनों ही तरीके से हम ये बिंदु निकालेंगे और फिर तुलना कर देंगे।
तो अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, अब AC O बिंदु AC का भी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला ये होता है, देखिए O बिंदु निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने का x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। किसका मध्य बिंदु है जो AC का, A और C, यानी x1 y1 और x2 y2 इसको मानेंगे। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो ये हो जाएगा, अगली लाइन में देखिए वैल्यू रख देंगे, 6 x1 6 x2 9, तो 6 प्लस 9 बटे 2, y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस 4 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये कितना होगा 15 बटे 2 और यहाँ होगा 5 बटे 2। अतः विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, अब देखिए तो AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का भी मध्य बिंदु O है, तो यहाँ B और D से भी मध्य बिंदु निकाला जा सकता है। तो यहाँ देखिए विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक भी निकालेंगे, ऐसे ही यही फॉर्मूला रहेगा। जब B और D के मध्य बिंदु को निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2, तो यहाँ 8 प्लस p बटे 2 और फिर 2 प्लस 3 बटे 2, यही फॉर्मूले से y1 प्लस y2, यही फॉर्मूले से यहाँ भी निकाल दिया है। तो यहाँ देखिए अब ये वाला O बिंदु निकाला है A और C का मध्य बिंदु मानकर, और ये वाला निर्देशांक निकाला है BD का मध्य बिंदु मानकर, जबकि O बिंदु तो एक ही है। जब ये दोनों बिंदु एक ही हैं तो इसकी तुलना कर देंगे, यानी x निर्देशांक की तुलना x निर्देशांक से करने पर, क्योंकि इसमें p का मान पता करना है, तो x निर्देशांक की तुलना इस वाले बिंदु के x निर्देशांक से करने पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों O बिंदु एक ही होंगे, यानी संपाती होंगे। तो यहाँ पे हम देखिए इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, p प्लस 8 कर लिया है और 2 प्लस 3 कितना हो जाए 5.2। अब ये देखिए ये दोनों एक ही बिंदु हैं, तो इसका x निर्देशांक भी सेम होगा और y निर्देशांक भी सेम होगा। चूंकि हमें p का मान पता करना है तो x निर्देशांक बराबर में रख देंगे। ये देखिए ये दोनों एक ही बिंदु हैं, तो इसका x निर्देशांक ये p प्लस 8 बटे 2 और 15 बटे 2, तो इन दोनों को बराबर में लिख के इसको सोल्व कर लेंगे। 2 से 2 कट गया, ये देखिए p प्लस 8 बराबर 15 और 8 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 15 से 8 गया कितना बचेगा p बराबर 7। तो इसमें p का मान कितना आ गया 7, यही इसका उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए इसका मान पता करना है, सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन उतार लेते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज करेंगे हम, देखिए यहाँ साइन 25 डिग्री है, साइन 25 डिग्री है। अब देखिए ये 65 डिग्री है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए 25 डिग्री और 65 डिग्री में से किसी एक को चेंज करेंगे। मान लीजिए मुझे 65 को चेंज करना है, तो 65 को हम इस प्रकार लिखना है कि 90 में कितना घटाएं कि 65 आ जाए। तो 90 में यदि हम 25 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा, तो 65 की जगह पे लिख देंगे हम 90 माइनस 25। तो ये दोनों पदों में से हमेशा दोनों पदों जिन 2 कोणों को जोड़ के 90 आ रहा हो उनमें से एक को चेंज करना है, ध्यान रखना। फिर ये प्लस का चिन्ह, तो ये वाला और ये वाला चेंज करके लिख दिया, फिर प्लस। अब ये वाला पोर्शन, इसमें से भी मैं 65 को चेंज करना चाहता हूँ। देखिए ये ऐसा का ऐसा, और साइन 65 था, तो 65 लाने के लिए 90 में से मुझे कितना घटाना पड़ेंगे 25। ये देखिए ये और ये चेंज मैंने कर दिया है। अब इसका फॉर्मूला होता है साइन 25 ऐसे कैसे, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का जो सूत्र होता है वो साइन और थीटा जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ आ जाता है। कॉस बदलता है साइन में और ये यहाँ पे आ जाता है। फिर प्लस ऐसे कैसे, ये ऐसा कैसे ही रहेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस, साइन किस में बदलता है कॉस में, और जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ आ जाता है। दोनों एक जैसे हो गए क्योंकि ये देखिए फॉर्मूले लिख दिए हैं मैंने आपके लिए। ये देखिए साइन 25 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का गुणा होगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर यहाँ पे भी लगा देंगे तो भी ये एक ही चीज़ होती है। ये स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया है, ये स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया 5। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 हो तो 4a एक न्यूनकोण है, तो a का मान पता कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने उतार लिया है। अब यहाँ पे भी देखेंगे हम वही चीज़ लगाएंगे। अब देखिए
तो बराबर के इधर यहाँ सेक है, यहाँ कोसेक है, हमें दोनों जगह एक ही चीज़ लानी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेक को इस प्रकार चेंज करेंगे कि यहाँ पे भी कोसेक आ जाए। तो देखिए, तो कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। तो देखिए 90 में से ये पूरा पोर्शन घटा दिया है, ये देखिए 4 है, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ लिखना है। तो कोसेक 90 माइनस जो यहाँ लिखा है कोण वो यहाँ लिख देंगे, उसका मान ये होता है। ठीक है, अब जिससे क्या हुआ, ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये देखिए फॉर्मूला होता है कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, तो वो यहाँ पे हमने लगा दिया है। इससे क्या हुआ, इधर भी कोसेक ए कोसेक और कोसेक हो चुका है, तो ये हट जाएंगे। तो इधर ये बचेगा, इधर ये बचेगा। इसको सोल्व करेंगे, देखिए ये माइनस के 20 हैं, इधर जाके प्लस के हो गए, ये 4a माइनस के हैं, इधर जाके प्लस के हो गए। देखिए ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया 110, और इधर कितना हो गया 5a। तो ये देखिए 110 के बटे में ये 5 नीचे पहुंच जाएंगे, फिर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर 22 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता करना है, जिसका कोण एक कोण 30 डिग्री है। सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है थीटा बराबर कितना दिया है, कोण बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, आर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 लिख दी, 360 ऐसे कैसे, पाई भी ऐसे कैसा, आर की जगह पे कितना लिखना है 4, तो 4 लिख दिया है। 4 सेंटीमीटर, ये देखिए इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 4 और 4 का गुणा हो जाएगा। पाई की वैल्यू अभी नहीं रखी है, 4 से इस 12 को काट देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये देखिए ऊपर कितना बचेगा, 1 1 और 4, 1 1 और 4 ऊपर बचा है, और नीचे कितना बचेगा 3, और पाई यहाँ पर साइड में बचा है। तो आप चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये यहाँ तक भी उत्तर छोड़ सकते हैं, पर इसे चूंकि आपकी बुक में यहाँ इससे आगे भी सॉल्व करके दिया है, तो आइए आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4/3 का मान आएगा 1.33, और पाई का मान हम जानते हैं 3.14 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पे इकाई इसकी लगाना जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसी का 13वें क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो एक भुजा कितनी दी है इसमें 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा की जगह पे 14 लिख दिया है, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर, 14 का वर्ग होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया 196 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक वृत्त का व्यास, तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, देखिए इस वृत्त का व्यास कितना आएगा, ये देखिए ये पूरा जो वर्ग की भुजा कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देखते हैं, तो ये इस वृत्त का एक वृत्त का व्यास कितना आ जाएगा 14 का आधा, देखिए तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम समझ गए एक वृत्त का जो व्यास है वो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त का व्यास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, व्यास का आधा, व्यास कितना है 7, तो व्यास का आधा कर दिया है यानी बटे में 2 लिख दिया है, तो कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर आ गई है एक वृत्त की त्रिज्या। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए आर की वैल्यू रख दी 7/2, उसका स्क्वायर कर दिया है। पाई की वैल्यू रख दी 22/7 और 7/2, और 7/2 को 2 बार लिख दिया क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। एक 7 से 7 कट जाएगा, तो ये देखिए कितना बचेगा यहाँ पे, ये 2 से इस वाले 22 को काट देंगे तो यहाँ 11 बचा। ऊपर कितना बचेगा 11 7 77, नीचे कितना बचेगा, यहाँ देखिए एक 2 तो कट ही गया है, तो ये वाला 2 बचेगा सिर्फ यहाँ पे, 77/2 आ गया है यानी 38.5। अब देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल आया है। अब हमें यहाँ कितने वृत्त हैं 1 2 3 4, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 38.5। तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 4 का गुणा कर देंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 है, तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 4 का गुणा करने से आ जाएगा कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अब तो छायांकित भाग जो डार्क यानी अंधेर ये काले रंग का एरिया दिख रहा है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें इन वृत्तों के चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटाने से ये काले रंग का एरिया यानी छायांकित भाग आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना 196, उसमें से ये 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 154 घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो यही आंसर है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सॉल्यूशन। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी दी है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता प्लस संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। देख, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। यानी संगीता मैच जीतने की प्रायिकता और संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता दोनों का योग कितना आएगा? 1। तो देखिए मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी है संगीता के? 0.62 लिख दी यहाँ पे। ये ऐसा कैसा रहेगा? 0.62 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.3। तो ये क्या आ गया? संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता। अब इसमें किसके क्वेश्चन में पूछा है रेशमा के जीतने की प्रायिकता, तो जो संगीता के ना जीतने की प्रायिकता है वही रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी, क्योंकि मैच संगीता और रेशमा के बीच हो रहा है। तो संगीता द्वारा मैच ना जीतने यानी संगीता के हारने की प्रायिकता कितनी है? इतनी है। तो जो संगीता के हारने की प्रायिकता है वही रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। तो देखिए रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता किसके बराबर होगी? संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता के बराबर होगी। तो यही इसका आंसर है। इसी के अथवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अथवा वाला क्वेश्चन। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। सॉल्यूशन देखते हैं। माना 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की घटना हम ई से दर्शा रहे हैं, ई है, तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? देखिए एस, यानी एक पासे को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? n जुड़ गया का मतलब संख्या बता रहा है। ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणामों की संख्या होगी 6। अब देखिए घटना ई के अनुकूल परिणाम घटना ई क्या माना है? 4 से बड़ी संख्या। घटना ई को हमने माना 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या इनमें से कौन सी हो जाएगी? देखिए 5 और 6। तो 5 और 6 लिख दिया। तो ये तो परिणाम होगा कि कौन कौन से आएंगे। अब इनकी संख्या कितनी है? तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या तो ये कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2। इसे वो दर्शाते हैं एन ई से। अब देखिए तो इसकी प्रायिकता 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की घटना को ई माना है, तो ई की प्रायिकता इसका फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन एन एस। तो ये देखिए एन ई कितना है? 2 और एन एस कितना है? 6। इसको काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। माना कि 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त करने की घटना को हम एफ मान लेते हैं, तो कुल संभव परिणाम यही रहेंगे क्योंकि पासे को उछाला है। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ये तो सेम रहेगा। अब देखिए घटना एफ के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे? अनुकूल का मतलब 4 से छोटी या 4 के बराबर। तो 4 से छोटी कौन कौन सी है? 1 2 3। तो 1 2 3 तो लिख लिया। 4 से छोटी या 4 के बराबर, तो 4 को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार एफ के अनुकूल परिणाम तो ये आ गए। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो? 1 2 3 4 हो गई। फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए एन एफ अपॉन एन एस, ये 4 है और टोटल कितना है? 6। तो इसको जब कट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता पता करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है और साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी, तो संभव परिणामों की कुल संख्या NS। जब एक सिक्के को फेंकते हैं तो हमें चित्त या पट प्राप्त होता है, तो कुल संभव परिणाम हो गए 2। माना कि घटना E चित्त प्राप्त करना है तथा घटना F पट प्राप्त करना है, तो घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा? चित्त आएगी, यानी हेड आएगा। तो उसके परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 1 ही है। घटना F के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो पट भी कितनी है? अनुकूल परिणाम कितने? 1 है उसका भी। तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? NE/NS। तो ये देखिए 1 है और टोटल परिणाम कितने हैं? 2। तो 2 लिख दिया नीचे। यहाँ देखिए पट आने की प्रायिकता PF NF/NS। देखिए NF भी कितना है? 1 और टोटल परिणाम कितने? 1। तो ये हो गया है। आइए इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं
8 सफ़ेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? कंचा हरा नहीं है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। कुल संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणाम यानी कंचा निकालेंगे तो वो लाल में से भी आ सकता है, सफ़ेद में से भी आ सकता है और हरे कंचे में से भी आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5, 8 और 4 सबको जोड़ के आ जाएगा 17। अब हरा कंचा होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हरा कंचा जब निकलेगा जब वो 4 में से चुन के आए तो उसके कितने हैं अनुकूल परिणाम कितने? 4। हरा कंचा जब चुन के आएगा जब वो 4 में से आए, इसलिए अनुकूल परिणाम कितने हैं उसके? 4। तो हरा कंचा ना होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अब देखिए हरा कंचा होने के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है? 4। और ना होने की, तो टोटल परिणाम से ये 4 घटा देंगे तो कौन से आएंगे? हरा कंचा ना होने के अनुकूल वो परिणाम आ जाएंगे। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, हरा कंचा कब नहीं होगा? सिर्फ इसमें से ना निकले, इसमें से अगर इसमें से निकलता है और इसमें से निकलता है तो अपने आप हरा कंचा नहीं होगा। तो 8 और 5 जोड़ के भी 13 आ जाएंगे। अब देखिए हरा कंचा ना होने के अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 13। अब हरा कंचा ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो हरा कंचा ना होने की प्रायिकता वो कैसे आ जाएगी? यहाँ पे ये देखिए बार का चिन्ह था यहाँ पे, जो यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे नहीं, तो बार का चिन्ह मानना है आपको इसे। तो ये फॉर्मूला लगा दिया है। तो जिसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं उसके अनुकूल परिणाम आते हैं ऊपर, तो वो कितना है? 13। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 13। और टोटल परिणाम कहाँ आते हैं? नीचे, यानी 17 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसको हल कीजिए। यहाँ ये नहीं लिखा है कि गुणनखंड विधि से करना है या सूत्र विधि से, आपकी मर्जी है, जिस प्रकार भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए इसको सॉल्व करते आएंगे। ये समीकरण है, ये देखिए मध्य पद को तोड़ के करेंगे यानी गुणनखंड विधि से। ये देखिए यहाँ इन दोनों का गुणा करेंगे तो √2 का गुणा √2 में होगा तो 2 आएगा, 2 आएगा, और 2 गुणा 5 में होगा 10। तो इसको इस प्रकार तोड़ना है कि उन संख्याओं का गुणा कितना आना चाहिए? 10। तो 7, 2 और 5 में टूट गए ये एज इट इज। अब देखिए इस वाले 2 को हम √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये ऐसा कैसा, ये भी ऐसा कैसा। यहाँ देखिए इससे फ़ायदा ये हुआ कि √2 और √2 कॉमन आ गया बाहर, और x भी कॉमन आ गया। यहाँ पे अंदर x बचेगा प्लस का साइन, ये √2 तो बाहर चला गया, ये √2x अंदर, ये √2 सिर्फ बचेगा अंदर, x तो बाहर चला जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 कॉमन है, तो यहाँ 5 कॉमन ले लिया है प्लस का, तो x यहाँ पे बचेगा और √2 अंदर बचेगा। ये दोनों सेम आना चाहिए, तो ये सेम आ गए हैं, समान आ गए हैं। तो x + 2 अगले ब्रैकेट में √2x + 5 बचेगा ये। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। यहाँ देखिए x √2 उधर जाएगा, माइनस के हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस के 5 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ये ऐसा कैसा रहेगा? ये √2 नीचे पहुँच जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो हल है वो x बराबर -√2 और x बराबर -5/√2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा, द्विघात समीकरण ये दिया गया है, इसमें k का ऐसा मान पता करो जिसके लिए समीकरण के 2 बराबर मूल हो। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन उतार लिया है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए x और x² हो गया। अब kx का इसमें करेंगे -2 में, तो -2kx हो जाएगा। तो ये समीकरण के फॉर्म में आ गया है। अब देखिए मानक वर्ग समीकरण, इससे तुलना करने पर इसकी तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे तो a की जगह पे कौन है? यहाँ पे k कंपेयर टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन दिस। a की जगह पे कौन है? यहाँ पे k, तो k लिख दिया है। b की जगह पे यहाँ पे -2k, देखिए b की जगह पे -2k। c की जगह पे कौन है? यहाँ पे 6। तो 2 बराबर और वास्तविक समान मूल होते हैं यदि, तो किसी वर्ग समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? जब उसका विभक्तीकरण क्या होता है? 0। 2 इक्वल रियल रूट्स इफ कब होते हैं? b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए? 0। अब देखिए b² - 4ac बराबर 0, इसमें हम वैल्यू रख देंगे ये सारी। b की जगह पर -2k लिख दिया, 4 एज इट इज। a की जगह पे ये देखिए k है तो k लिख दिया, c की जगह पे 6 तो 6 लिख दिया। ये स्क्वायर इस माइनस को बाहर नहीं आने देगा, यानी खत्म कर देगा।
ये स्क्वायर 2 पे लगेगा तो 4 हो जाएगा और के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 का गुणा 6 में करेंगे 24 के आ जाएगा। यहाँ 4 के कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में से 4 के ले लिया, 1 के अंदर बचेगा। 4 के बराबर 0 होगा या फिर ये वाला, या ये वाला गुणनखंड 0 के बराबर होगा। ये 4 नीचे चले जाएंगे तो 0 के बटे में जाएंगे तो बाद में 0 ही हो जाएंगे, इसलिए 0 आ गया। के का मान कितना आ गया 0, या यहाँ के बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अतः के बराबर 6 के लिए समीकरण के मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। सो फॉर k इज इक्वल टू 6 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। अब यहाँ देखिए k बराबर 6 ही मान क्यों लिया है, k बराबर 0 मान क्यों नहीं लिया। यदि ये मान संभव नहीं है, क्योंकि यदि हम k बराबर 0 लिख देंगे तो ये देखिए ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, फिर ये वर्ग समीकरण ही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे k बराबर 0 को छोड़ दिया गया है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा k बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 17, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्याओं की श्रेणी जो 7 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली संख्याएं देखिए, 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से शुरू होकर 99 तक जाती हैं। तो 10 के बाद 7 से विभाजित होने वाली संख्या 14 है और 7 का अंतर उसमें होना चाहिए। तो 14 के बाद 21, 21 के बाद 28 डेड डैश करते हुए। अब देखिए जो अंतिम संख्या है 2 अंकों की वो 99 है, तो 99 7 से विभाजित नहीं है, तो उससे कम वाली देखेंगे। तो 98 एक संख्या है जो 7 से विभाजित होती है, तो उसको हमने अंतिम पद के रूप में लिख लिया है। देखिए प्रथम पद इसमें कितना है 14, सर्वांतर कितनी बढ़ती जाएंगी, इन दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। अब देखिए tn अंतिम पद, मान लीजिए इसका 98 है, वो 90 नंबर पे है, तो 90वां पद कितना है इसका 98। तो आइए अब फॉर्मूला लगाते हैं। 90वें पद का सूत्र होता है a + n-1 d। tn कितना है 98, a का मान कितना है 14, n-1 n है यहाँ पे पदों की संख्या जो हमें निकालनी है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं रखेंगे। -1 एज इट इज। डी की वैल्यू कितनी है इसमें 7, तो 7 लिख दी। आइए इसको हल करें। 14 इधर से इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये 7 ये ब्रैकेट के इस राइट हैंड साइड लिखे थे, आगे करके लिख लिया है बस। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 84 बचेगा। 7 का गुणा n में किया तो 7n, और 7 का गुणा -1 में किया तो माइनस के 7। ये 7 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 7n बचा। अब देखिए 84 में 7 जोड़ेंगे कितना बचेगा 91, और यहाँ पे 7n एज इट इज। ये देखिए ये 7 कहाँ, ये वाला पोर्शन इस तरफ लिख लिया, ये वाला पोर्शन इस तरफ लिख लिया है। ये 7 कहाँ जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे। 7 से इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। अतः 2 अंकों वाली 13 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। n बराबर 13 आ गया है, इसका मतलब है कि पदों की संख्या कितनी आ गई है 13, यानी 13 पद ऐसे हैं 2 अंकों वाले जो 7 से विभाज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी 7, 13, 19 205 में पदों की संख्या है। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं। प्रथम पद कितना है, a बराबर 7 है। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेगा। tn मान लिया 205 nवें नंबर का पद है, तो nवां पद 205 मान लिया है। देखिए nवें पद का सूत्र ये होता है tn बराबर कितना 205, तो 205 लिख दिया है। a का मान कितना 7, तो 7 लिख दिया है। n-1 n की जगह पे वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि पदों की संख्या पूछी है, और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6, तो 6 लिख दिया है। 7 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 6 को इधर लिख लिया आगे। 205 में 7 जाएंगे 198 बचेगा। 6 का गुणा अंदर कर दो 6n और माइनस के 6। अब ये 6 इधर जाके कैसे हो जाएंगे प्लस के, 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 204। 6n ऐसे के ऐसे, इसको इस तरफ लिख लिया, इसको इस तरफ। ये 6 कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। 6 के 204 को काट देंगे कितना जाएगा 34। यानी इस क्वेश्चन में, यानी इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 34 है। अतः इसमें पदों की संख्या 34 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर देते हैं, तो जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका मैसेज आप तक तुरंत यूट्यूब के माध्यम से पहुंच जाएगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, गुलाटी एजुकेशन की चैनल की वीडियो आपको यदि पसंद आती हैं तो और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल के से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि मेरे व्हाट्सएप
ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या फेसबुक ग्रुप या इंस्टा के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ जाके मेरे साथ उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आप कभी भी कोई समस्या होने पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।